हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5 ऑफ ज्योग्राफी। अगर आप अब तक देखेंगे ना तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में लोकेशन और फिजियोग्राफी खत्म कर चुके हैं, और जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें इंटीरियर और टेक्टोनिक प्लेट हो चुका है पूरा। अभी हम लोग एटमॉस्फेयर स्टार्ट कर रहे हैं और ये तीनों को एक साथ मतलब एटमॉस्फेयर के सेगमेंट में डील किया जाएगा। ये आपका लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। अब दो तीन डाउट जो कि लोग कमेंट में डाल रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ। पहला चीज तो वो कह रहे हैं कि सर अभी जो सीरीज चल रही है उसमें घटना चक्र का जो पीवाईक्यूज है वो सब कवर्ड है क्या? तो देखिए, पहले हम क्या कर रहे थे कि उसको अलग से जो क्वेश्चंस थे ना वो नहीं डाला करते थे, ताकि और कंफ्यूजन ना हो जाए। हम इनफैक्ट जो समझाते थे उसी में उसको इनकॉर्पोरेट कर देते थे। पर इस बार से क्या किया गया है कि जो जो यूनिक सवाल है अलग अलग, क्योंकि बहुत डुप्लीकेटेड रहता है ना, तो उन सबको अलग से यहाँ पर हम बाइलिंगुअली डाल भी दिए हैं, ठीक है। एक चीज ये हो गया। दूसरा है कि क्या वर्ल्ड मैपिंग या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी सब कवर किया जाएगा क्या? हाँ, ए टू जेड जो जो बीपीएससी का रिक्वायरमेंट है सब कवर्ड है, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर से। देखो, एटमॉस्फेयर में स्टार्ट करने से पहले क्या करना है हम लोगों को ना कि कुछ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं। जैसे मान लो अगर ये सरफेस है और तो उसके ऊपर कुछ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर चलते हैं। ये आप लोग पहले से भी जानते होंगे। एक जैसे हो गया ट्रोपोस्फेयर, फिर हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मिजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अगर इसके बारे में आपको थोड़ा बताएं ना, तो अगर ये याद, पहला चीज तो आपको याद रखना है कि नीचे से ऊपर क्या है। याद कैसे रखना है, आपके मन में कुछ हो तो आप उसे याद रख लीजिएगा। हम कैसे याद किए थे वो आपको बता देते हैं। ट्रस्ट मी, थर्मल एक्स, इस तरीके से याद किए थे। इसमें क्या होगा ना कि ट्रस्ट से आपका हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर, एसटी से हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर, मी से हो जाएगा आपका मिजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ट्रस्ट मी थर्मल एक्स से कर सकते हैं। आपके पास कुछ और हो आप उसे भी देख लीजिए। अब इसमें दो तीन चीज देखिए आपको बताते हैं। सबसे पहला तो ना एक कॉन्सेप्ट समझो जिसको कहते हैं लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या होता है कि जब भी मान लो तुम, हम ये सतह पर हैं, ठीक है, अगर हम ये सरफेस के सतह पर हैं अर्थ के, अगर हम यहां से जब भी हम ऊपर जाते हैं ना, तो हर 1 किलोमीटर में, ध्यान देना, हर 1 किलोमीटर में मेरा जो तापमान है, मेरा नहीं मतलब एटमॉस्फेयर का जो तापमान है वो कितना कम होता है। जैसे अगर ये मान लो तुम्हारा सरफेस है और यहां से हम ऊपर जा रहे हैं ना, तो हर 1 किलोमीटर जाने पर आपका लगभग 6.5 डिग्री जो है वो घटता है। अब अगर हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री घट गया तो उसी को हम लोग कहते हैं लैप्स रेट। तो अपने को दोनों चीज याद रखना है, लैप्स रेट का डेफिनेशन भी याद रखना है और लैप्स रेट कितना है। तो ट्रोपोस्फेयर में आप देखेंगे तो 6.5 डिग्री है, मतलब हर 1 डिग्री ऊपर जाने पर, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री का टेम्परेचर घटता है, ठीक है। एक ये चीज हो गया। अब इसमें एक चीज और आपको बताते हैं। जैसे जब आप लैप्स रेट देखें ना, तो जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, तब आपको क्या दिख रहा है कि टेम्परेचर घटता हुआ दिख रहा है। और ट्रोपोस्फेयर जहां पर एंड होता है ना उसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस पॉज। जो सबसे, जैसे यहां से स्टार्ट किया, आप मान लीजिए अगर आप इक्वेटर पे खड़े हैं, एग्जाम्पल मानते हैं, ठीक है। अगर आप इक्वेटर पे खड़े हैं तो यहां से जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि उसका टेम्परेचर गिर रहा है। और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर गिरता रहेगा, और मान लो यहां पर है 18 किलोमीटर, यहीं पर आपका खत्म हो जाता है ट्रोपोस्फेयर, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस पॉज। तो यहां पर जो टेम्परेचर है उसको वो कितना आता है आपका, तो आपका लगभग -60 डिग्री आता है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम एक बार ना सबका इंडिविजुअली इससे रिलेटेड क्या क्या चीज आपको जानना है, क्या क्या चीज काम का है, वो फटाफट हम लोग निपटा देते हैं। फिर आपको एक बार टेबल दिखा देंगे, आप वहां पर समझ लीजिएगा। देखो, ये तो हमको पता है कि जो सबसे नीचे वाला लेयर है उसका नाम क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे अगर मान लो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने एक तो ट्रिक हम लोग को पता है, ट्रस्ट मी थर्मल एक्स। अब इसमें से अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है ना कि ये जो भी चला इसमें इसमें कहीं भी आपको आयोनोस्फेयर नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखो, तो कहीं भी तुमको आयोनोस्फेयर नहीं दिख रहा है, पर सवाल में तुमको आयोनोस्फेयर भी दिखता होगा। तो एक चीज बताते हैं, दो तरह का लेयर होता है भाई। एक लेयर होता है ना जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल लेयर, और एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल लेयर। स्ट्रक्चरल लेयर का मतलब क्या हुआ, ये सब जो तुमको दिख रहा है ना ये सब स्ट्रक्चरल लेयर है। स्ट्रक्चरल लेयर को ना हम लोग क्या कहते हैं, संरचनात्मक, संरचनात्मक कि मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से। और जो फंक्शनल होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कार्यात्मक, कि सिर्फ काम के हिसाब से। तो आप देखेंगे ना, ये वाला जो पार्ट है ना लगभग, जिसमें कि थोड़ा थर्मोस्फेयर भी आता है, मेजोरिटी ऑफ मेजोस्फेयर आता है, ये वाला जो सेगमेंट है, यहीं पर हमको आयोनोस्फेयर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बारे में और क्या है थोड़ा आगे हम लोग बताएंगे, पर फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग अलग अलग लेयर से।
ठीक है भाई। अब जब तुम ट्रोपोस्फेयर देखते हो ना, ट्रोपोस्फेयर के बारे में अपने को 2-3 चीज जानना है कि पहला क्या जानना है कि उसकी ऊंचाई कितनी है। तो अगर ये अर्थ सरफेस है मान लो, तो ये अगर मान लो तुम्हारा पोल है और ये इक्वेटर है, ये फिर पोल है, तो इसका ऊंचाई कुछ ऐसा होता है कि जब पोल के हिसाब से देखोगे तो पोल पर ये 8 किलोमीटर है, इक्वेटर पर देखोगे तो ये 18 किलोमीटर है, और फिर ये ऑब्वियसली पोल है तो फिर से 8 किलोमीटर हो गया। और जब तुम 8 + 18 इसका एवरेज देखोगे ना, तो लगभग 13 किलोमीटर मान के चलो। तो अगर पूछता है कि व्हाट इज द एवरेज ऊंचाई ऑफ ट्रोपोस्फेयर, तो याद रखना कि वो लगभग 13 किलोमीटर होता है। लैप्स रेट इसके बारे में आप लोग जान गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज समझना, जितना भी तुम मौसम से रिलेटेड जो भी चीज तुम देखते हो ना, जितना भी चीज तुम बादल से रिलेटेड देखते हो ना, जो हर चीज, बारिश हो गया, तूफान हो गया, जो भी चीज तुम मौसम से रिलेटेड देखते हो, सब का सब ट्रोपोस्फेयर में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी वेदर फिनोमेना अकर्स इन ट्रोपोस्फेयर। पहला चीज क्लियर है, ट्रोपोस्फेयर में इससे ज्यादा आपको जानने का कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आ गया उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ना, इसका स्ट्रेटो का मतलब ही होता है ना लेयर की तरह, सतह, लेयर, लेयर की तरह, है ना, कि मतलब सतह वाइज की एक एक करके ऐसा। अब स्ट्रेटोस्फेयर में आपको याद क्या रखना है, 2 चीज याद रखना है दोस्त। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जब हम ट्रोपोस्फेयर खत्म कर रहे थे तब -60 डिग्री था, और जब तुम इधर ऊपर बढ़ोगे ना तो इसका तापमान जो है वो बढ़ने लगता है। अब तापमान क्यों बढ़ने लगता है ना, क्योंकि इसी स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है जिसको बोलते हैं हम लोग ओजोन लेयर। ये मान लो यहां पर तुमको ओजोन लेयर दिखेगा, ये भी आपको याद रखना है कि ओजोन लेयर जो है ना, वो लगभग 15 से 20 किलोमीटर तक रहता है, ठीक है। अब ये जो आप अभी ओजोन लेयर देख रहे हैं ना, इस ओजोन लेयर में जब ऊपर से सन आता है ना, सूर्य आएगा, तो उसके अंदर क्या रहेगा, यूवी लाइट रहेगा। इस यूवी लाइट में और ओजोन में किसके प्रेजेंस में, क्लोरीन के प्रेजेंस में रिएक्शन होने लगता है। और ये जो रिएक्शन है ना, ये एक्जोथर्मिक होता है। एक्जोथर्मिक का मतलब क्या हुआ कि हीट, या फिर जिसको हम बोले ना ऊर्जा जो है ना, वो बाहर निकलता है। अब ऊर्जा बाहर निकलेगा तो वो तापमान के फॉर्म में निकलेगा। अब वो तापमान के फॉर्म में निकल के तापमान बढ़ाएगा, तो आप ये जो -60 देख रहे हैं वो वापस से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और बढ़ते बढ़ते लगभग लगभग 0 डिग्री तक चला जाएगा। तो आपको स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में क्या क्या जानना है दोस्त, सबसे पहला जानो कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही ओजोन लेयर होता है, बहुत बढ़िया। ओजोन लेयर कितना से कितना किलोमीटर में होता है, तो 15 से 20 किलोमीटर में होता है, बहुत बढ़िया। एक और चीज समझना कि जो भी तुम एरोप्लेन देखते हो ना, जहाज जो हम लोग देखते हैं ना, जो भी एरोप्लेन होता है ना, तो एरोप्लेन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ता है। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों उड़ता है, वो उसका रीजन बताते हैं। या फिर अगर ऑप्शन में आता है ना लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, तो वो ज्यादा सही है। लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, क्यों लोअर स्ट्रेटोस्फेयर इसका सही है, क्योंकि अगर आप ट्रोपोस्फेयर में देखेंगे तो हम लोग क्या बताए थे कि यहाँ पे बादल बादल होता है। अगर तुम कभी बैठे भी होगे ना जहाज पर, मतलब हम तो लगता है हमको 1.5-2 साल पहले ही पहली बार बैठे, जब पहली बार मतलब जब ज्वाइनिंग किए थे तो सरकार के पैसे से ही बैठे हैं। तो उसमें हम क्या देखे कि जब तुम उड़ते हुए देखोगे ना, तो ये जो क्लाउड है ना, क्लाउड से ऊपर जाता है ताकि उसके बाद पूरा क्लियर हो जाता है, साफ साफ सब कुछ दिखने लगता है। तो ये जो क्लाउड के चलते जो भी मौसमी फिनोमिना है, उसके उससे ऊपर उठने के लिए ना, तुम देखोगे तो वो आपका जो ट्रोपोस्फेयर है उससे ऊपर उठ जाता है और लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में तुम्हारा प्लेन चढ़ता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में इससे ज्यादा आपको जानने का जरूरत नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग फिर से वापस आओ, ट्रस्ट, ट्रोपोस्फेयर देख लिए, स्ट्रेटोस्फेयर देख लिए, अब मी आया ना, तो मी से क्या है, मी से आपका मीजोस्फेयर। तो अब मीजोस्फेयर देखते हैं। मीजोस्फेयर में आपको 2 चीज याद रखना है, बस उतना कर दोगे काम खत्म हो जाएगा। पहला चीज याद रखना है आपको कि टेम्परेचर वापस से घटने लगता है। अब जब टेम्परेचर घटने लगेगा तो मीजोस्पॉज तक जाते जाते, मतलब सबसे ऊपर जो आपका 90 किलोमीटर का अंदाज लगभग मोटा मोटा मानो, तो पहुंचते पहुंचते -90 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस सेगमेंट से तो तुमको मिलेगा कि जो मेजोस्फेयर है वो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर का सबसे कोल्ड पार्ट है, सबसे कोल्ड है, इससे ज्यादा ठंडा और कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना, सबसे कोल्डेस्ट बाउंड्री, सीमा क्षेत्र जो है वो मेसोस्पॉज आता है। और एम से बस याद कर लो, आया नहीं है अब तक पर अगर आ जाए तो, कि मेसोस्फेयर में क्या होता है, मीटियोर जल जाता है। कॉन्सेप्ट उसके अंदर आप देखेंगे ना, तो सोलर फ्लेयर्स का कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, पर फिलहाल हम लोग सब छोड़ दो और याद रखो कि मेसोस्फेयर में आते समय रेजिस्टेंस, ठीक है, वो भी छोड़ दो। मेसोस्फेयर में आते समय मीटियोर जल जाता है, बस इतना याद रख लो, एम मेसोस्फेयर मीटियोर जल जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
फिर आया तुम्हारा क्या, फिर आया तुम्हारा थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के बारे में क्या जानना है आपको कि जो अब ये जो मेसोस्फेयर जहां से खत्म हो रहा है, थर्मोस्फेयर जहां से आ रहा है ना, वो वाला जो पूरा सेगमेंट है ना, उधर ही आयोनोस्फेयर होता है। और अब आप देखिएगा ना, तो ये आयोनोस्फेयर जो आप देखेंगे ना, तो आयोनोस्फेयर चार्ज्ड आयंस होते हैं इसमें, ठीक है। अब इस चार्ज्ड आयंस में क्या होगा ना, जैसे मान लो सन आया, ठीक है, सूर्य आया, सनरेज आया, सनरेज आकर के आयोनोस्फेयर के में आयंस वगैरह थे, उनको अपना एनर्जी दे देगा। अब इसको एनर्जी दे दिया तो इसका एनर्जी ऊपर उठ गया, कुछ टाइम बाद वापस से इसका एनर्जी घटेगा। जब इसका एनर्जी घटता है ना, तो ये जो एनर्जी रिलीज करता है ना, ये रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ लाइट। और फिर तुम देखोगे कि जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि अलग अलग रंग वाला आ जाना, जिसको ऑरोरा बोलते हैं। एक बार नेट पर सर्च करना, अब हम फोटो नहीं डाले हैं तो हम भूल गए फोटो डालना, एक बार नेट पर ये टर्म को सर्च करना ऑरोरा, तुमको दिखेगा कि रसिया ओशिया में ना, साइबेरियन इलाके में दिखता है, जिसमें कि पूरा रंगीन हो जाता है। तो अगर सवाल आए कि ऑरोरा कहाँ होता है, तो ऑरोरा आपका आयोनोस्फेयर में होता है, ठीक है। या फिर जिसको आप थर्मो, अगर ऑप्शन में नहीं दे रहा है तो थर्मोस्फेयर मार देना, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, तो ट्रस्ट मी थर्मल एक्स हम देखे थे, तो उसके ऊपर एक्सोस्फेयर है। एक्सोस्फेयर में कुछ और जानने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। ये अपन हम लोग देख लिए। अब एक बार इसको आराम से पढ़ लेना, पॉज करो और इसको ढंग से एक बार पढ़ो, ठीक है। याद क्या रखना है, ये याद रख लेना है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना कि मेसोपॉज कोल्डेस्ट है, लगभग आपका 85 से 90 किलोमीटर का। फिर ये याद रखने की जरूरत नहीं, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, अंदाज के लिए बस दिया हुआ है, ठीक है। आयोनोस्फेयर के बारे में हम लोग ऊपर बात कर ही लिए हैं। अब आ जाओ कुछ कुछ सवाल देख लेते हैं, ठीक है। अब इस सवाल से ही ना थोड़ा बहुत हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या कैसा है। 68 बीपीएससी का है, जो सबसे मुश्किल माना जाता है ना। इसको पॉज करो, खुद बना लो, कुछ है नहीं इसमें बताने लायक, ये काम का है। देखो अब क्या है भाई, वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो रिफ्लेक्ट टू द अर्थ सरफेस, मतलब कि इस जगह पर मान लो एक से कोई रेडिएशन गया, ठीक है, ये मान लो सरफेस था, यहां से एक रेडिएशन गया, तो कौन से लेयर से टकरा करके ये वापस जाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आयोनोस्फेयर से आता है, ठीक है। तो आयोनोस्फेयर पे टिक मार दो। अब इसी से रिलेटेड एक चीज देखो, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन, पता है हमको, इधर से जाता है क्या, इंफ्रारेड, और उसी इंफ्रारेड को वापस से वो पीछे ढकेल देता है, तो आपका फिर से हो गया ये आयोनोस्फेयर। अब यहां पर देखो, इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर आर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट लोकेटेड। अब यहीं पे कंफ्यूजन होता है लोगों को। क्या कंफ्यूजन है कि अगर पूछता है तुमको कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए क्या यूज होता है, अगर पूछता है टेलीकम्युनिकेशन के लिए क्या यूज होता है, तो हम लोगों को मारना है आयोनोस्फेयर। अगर पूछता है टेलीकॉम सैटेलाइट के लिए क्या यूज होता है, तो भाई सैटेलाइट तो समझ गया, जो कि तुम्हारा नासा, नासा क्या स्पेस एक्स मान लो कर रहा है, या इसरो भेजते रहता है, तो वो सब तो एकदम बाहर, जो मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स है या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है, वो सब तो हजारों हजारों, मतलब 36 हजार किलोमीटर ऊपर उड़ता है, तो वो सब तुम्हें तुमको मारना है फिर एग्जोस्फेयर, ठीक है। वापस से देखो, अगर पूछे कि टेलीकम्युनिकेशन या फिर दूर संचार में कौन मदद करता है, तो आपको मारना है आयोनोस्फेयर, आयन मंडल। अगर पूछता है कि संचार उपग्रह सैटेलाइट पूछ दे, तो मारना है आपको एग्जोस्फेयर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, बाहरी मंडल। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑरोरा बोरियालिस, पता है अपने को, आयोनोस्फेयर। अब एक बात समझते हैं, देखो ऑरोरा तो हम आपको बोले ना कि एक बार नेट पर सर्च करना तो तुमको रंग दिखेगा, ये जो बोरियालिस है ना, उसके बारे में बात बताते हैं। देखो जैसे मान लो ये अर्थ हुआ ना भाई, तो जो ऑरोरा तुम बताते हैं ना, ये पोल्स पर देखने को मिलता है, इक्वेटर पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर इक्वेटर पर देखने को मिलता तो हम और आप देख चुके होते। जब तक हम लोग रशिया ट्रेवल नहीं करेंगे हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो अब देखो, पोल का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ पोल भी है साउथ पोल भी है, तो जो नॉर्थ पोल है ना, वहां पर उसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस, और साउथ पोल में जब ये होता है ना, तो उसको कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलियास, ऑस्ट्रेलियाइस, ऐसी कुछ है, ठीक है। तो याद रखने का तो कुछ इसमें है नहीं। ऊपर ना एक तरह का फॉरेस्ट होता है फ्रोजन वाले, उनको बोलते हैं बोरियल फॉरेस्ट, उनके ऊपर नाम रखा गया है, तो बोरियालिस याद रहेगा आपको। और दूसरा नीचे क्या, ऑस्ट्रेलिया है, तो उसी के नाम पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियाइस, ठीक है। काम खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद आ जाओ इंसोलेशन के ऊपर। इंसुलेशन के ऊपर क्या कॉन्सेप्ट है भाई,
इंसुलेशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं, ठीक है। देखो, इंसुलेशन कुछ नहीं है भाई, हिंदी में ना उसको सूर्यघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्यघात। इनकमिंग, एक चीज लिख रहे हैं बस, उसको जब ये लिखाएगा ना तो उसको समझना, इनकमिंग सोलार रेडिएशन, ठीक है। अब यहां से काट रहा हूं, देखो, इन सोलेशन, इसी को बोला जाता है मेरे भाई इंसोलेशन। की मतलब कि कितना सूर्य का जो किरण है वो अंदर आ रहा है हमारे, मतलब कितना सूर्य का एनर्जी है वो हमारे पास आ रहा है। अब एक बात समझना, जब हम ये अर्थ देखते हैं भाई, यहां पर हम सन देखते हैं, तो ये तो हमको क्लियरली है ना कि क्यों हम लोग देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल वाला, इक्वेटर के पास वाला जो ये वाला क्षेत्र होता है उसमें ज्यादा एनर्जी आता है, क्योंकि वो सन मतलब डायरेक्ट यहाँ पर देता है, बाकी इधर स्लैंट हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है तो कम जाता है। तो एक चीज बस याद रखना कि 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ, इन दोनों में सरप्लस होता है। अब सरप्लस क्या है, एक बात वो समझो, ये मान लो तुम्हारा अर्थ है, ये सन है, जब यहां से आया मान लो एनर्जी, जब यहां से मान लो एनर्जी का को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊर्जा। मान लो जब यहां से ऊर्जा आया तो अर्थ अपने पास कुछ ऊर्जा रखा, फिर अर्थ वो ऊर्जा वापस ही भेजेगा, नहीं तो जल के फट जाएगा ना भाई। जितना एनर्जी आएगा वापस उसका वाष्पीकरण होगा ना, वापस से वो उड़ के वापस जाएगा। तो जब वो आता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी इन हुआ। अब इधर गया तो उसको बोलते हैं एनर्जी आउट। जो ये बीच वाला पार्ट है ना, 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ, इसमें तुमको देखने को मिलेगा सरप्लस है। इसका मतलब क्या कि ज्यादा आता है कम निकलता है। और जब तुम पोल्स की तरफ देखोगे तो तुम देखोगे कि कम आता है और ज्यादा निकल जाता है, इसीलिए इधर डेफिसिट होता है। जो 40 डिग्री के बाद दोनों नॉर्थ साउथ दोनों जगह पे तुम देखोगे कि डेफिसिट रहता है। तो ओवरऑल एज अ ग्लोब जब हम बात करते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि कुछ पार्ट सरप्लस है कुछ पार्ट वापस है। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्बिडो। एल्बिडो का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो 100% एनर्जी आ रहा था, ठीक है, एनर्जी मतलब इंसोलेशन मान लो आ रहा था, तो इसमें से कितना प्रतिशत वापस लौट गया? अब वापस क्यों लौटा होगा? अलग अलग तरीके से लौट सकता है ना, बादल बादल है उससे निकल के लौट गया, कुछ कहीं रेडिएट हो गया, ये मतलब जो भी हो, कितना वापस चला गया उसको बोलते हैं एल्बिडो। अब एल्बिडो क्या है ना, अर्थ का 35% है। मतलब अगर पूछा जाए सवाल डायरेक्ट पूछ सकता है, एनसीईआरटी में बहुत बार दिया हुआ है कि 2 एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये चीज कि अर्थ का एल्बिडो कितना है, तो याद रखना अर्थ के एल्बिडो 35% है। अब एक बात समझना, जैसे एक हुआ स्नो, हम लोग क्या कहते हैं कि गर्मी में सफेद कपड़ा पहनो। क्यों सफेद कपड़ा पहनो? क्योंकि सफेद कपड़ा आने पे तुरंत वापस कर देता है एनर्जी को, तो गर्माता नहीं है सफेद कपड़ा। सेम उसी तरीके से स्नो हो गया। तो याद रखना कि स्नो वगैरह जो हो गया ना, उनका एल्बिडो जो होता है वो अधिक होता है। अधिक मतलब कितना अधिक? तो भैया लगभग 70-70% टाइप का इसका एल्बिडो चला जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अब इसमें हमको एक कॉन्सेप्ट है जो हम आपको चाहते हैं कि एल्बिडो से रिलेटेड हो, जो कि आप ध्यान रखिए। अलग अलग जगह का ना, मतलब अलग अलग जगह का कहाँ कितना एल्बिडो है ये भी बहुत बार पूछा जाता है। हम एक ट्रिक यहाँ पर देखो लिखे हैं, सीड पोस्ट ग्रेजुएट जो तुम देख रहे हो ना, वो उससे रिलेटेड है। सीड पोस्ट ग्रेजुएट को जब एक्सपैंड करेंगे ना हम लोग, तो एस से क्या आएगा तुम्हारा? एस से आएगा स्नो। ई से क्या आएगा? अर्थ। ई ए से। डी से क्या आएगा भाई? डेजर्ट। और तो सीड पोस्ट ग्रेजुएट। पी से आ जाएगा आपका पैडी, और जी से आ जाएगा ग्रासेस। अब ग्रास अलग अलग कुछ भी दे सकता है, वो मान लो तुमको सवाना दे दिया, अब वो मान लो तुमको प्रायरीज दे दिया, मान लो वो तुमको लानोज दे दिया, कंपोज दे दिया, कुछ भी दे दिया, सब ग्रासेस वाली कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो अब इसका एक एक जैसे एक चीज बताते हैं आपको कि याद कैसे रखना है, पता है? सीड, एस, ई ए से अर्थ हो गया, डी से डेजर्ट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर पीजी जैसे याद रखना रख लो। ठीक है, पी से क्या होगा? पैडी, और जी से आपका ये हो गया ग्रासेस हो गया। ठीक है, इंसुलेशन क्या है समझा दिए। अब इंसुलेशन इसका भी एक सवाल बनाएंगे ना हम लोग, तो हम लोग को और क्लियर हो जाएगा।
इंसुलेशन हम लोग कवर कर चुके हैं, जानते हैं। अब देखो इंसुलेशन क्या देखे थे, कितना आता है। अब एक बात समझना, मान लो तुम धूप में कहीं गए, तुमको दिख रहा है कि एक ईंटा से बना हुआ सीमेंट का है बैठने का, ठीक है, और एक है जहां पर लोहा से बना हुआ है बैठने का। तो तुम लोहा वाले पे छुओगे तो तुमको ज्यादा गर्म लगेगा, सीमेंट वाले को छुओगे तो कम गर्म लगेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि स्पेसिफिक हीट का प्रॉब्लम है, यही मेन डिफरेंस है। हम लोग जब भी हीट पढ़ते थे तो हम लोग क्या देखते थे, mc डेल्टा टी, यही है स्पेसिफिक हीट। अब जिसका स्पेसिफिक हीट कम रहेगा उसमें तुमको छूने में ज्यादा गर्म लगेगा। तो याद रखना इंसुलेशन जो है वो लैंड में ज्यादा होता है ओशियन से। क्यों? स्पेसिफिक हीट का एक डिफरेंस है मेरे भाई। ट्रॉपिक और पोल्स में देखोगे तो हमको पता ही है, ये वाला पार्ट जो था ये सरप्लस था, ये जो पार्ट था ये डेफिसिट था। तो इसमें भी पता है ट्रॉपिक्स में ज्यादा रहेगा, पोल्स में कम रहेगा। और मैक्सिमम में इक्वेटर। अब समझना, अगर सवाल आता है कि इंसुलेशन इंसुलेशन जो है वो मैक्सिमम कहाँ रहता है, अगर सवाल आता है इंसुलेशन मैक्सिमम कहाँ रहता है, तो तुम्हारा मन करेगा इक्वेटर पे मारने का, क्योंकि इक्वेटर एकदम सबसे नजदीक है, धड़ाक से मारेंगे पूरा गर्मा जाएगा। तो याद रखना गलत हो जाएगा। इंसुलेशन मैक्सिमम इक्वेटर पर नहीं रहता है, बल्कि मैक्सिमम कहाँ रहता है तुम्हारा, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट पे। क्यों सब ट्रॉपिकल डेजर्ट पे रहता है? क्योंकि एक तो जब हम सब ट्रॉपिकल डेजर्ट पे आते हैं ना, तो वहां पर बादल नहीं रहता है, और बादल नहीं रहेगा, और मरुस्थल बोलते हैं ना डेजर्ट को, मरुस्थल टाइप का रहेगा, तो सबसे ज्यादा गर्म होगा। बादल रहता तो क्या करता, वो वापस भेज देता। अब देखो बादल के बारे में भी आ गया ना मैटर, तो बादल का दो चीज एक बार समझ लो। क्लाउड ना दो तरह का होता है भाई, बादल दो तरह का होता है। एक होता है जो कि निचला क्लाउड होता है, नीचे रहता है, एक होता है जो कि ऊपर रहता है। तो जो नीचे वाला क्लाउड रहता है ना, जैसे मान लो ये धरती हो गया और तुमको यहाँ पे घना बादल दिख रहा है, तो अभी देखते हो जब एकदम गर्मी रहेगा, तुम परेशान हो, अचानक घना बादल हुआ तो ठंडा जाता है। ये जब घना बादल होने पर ठंडा क्यों जाता है? क्योंकि पहले जो डायरेक्ट आ रहा था सूर्य का किरण, अब वो वापस लौट जाएगा इस घना बादल से। तो बस एक चीज याद रखना कि जब भी हम निचले बादल की बात करेंगे, या फिर whenever we talk of lower clouds, what we see is that टेम्परेचर से हमको कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ठंडक प्रदान करता है। जबकि जब हम ऊपर वाला यानी कि अपर क्लाउड्स की बात करेंगे, तो अपर क्लाउड्स में हमको क्या मिलेगा, गर्मी मिलेगा। बोलोगे ऐसा क्यों, तो उसको समझो। जब हम ये देखते हैं ना, ये तुम्हारा अर्थ हो गया, यहां पर मान लो लोअर क्लाउड है, इस जगह पर मान लो अपर क्लाउड है। अपर क्लाउड पतला सा होता है, तो अपर क्लाउड क्या करेगा ना, इधर से सन का जो रोशनी है वो आने देगा, और वापस जो जाता है ना उसको जाने नहीं देता है। तो क्या करता है, इसी के अंदर ट्रैप हो जाता है हीट, एक ब्लैंकेट की तरह। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि इसको एक ट्रैप कर देता है, एक ब्लैंकेट की तरह। बहुत बढ़िया, हो गया तुम्हारा काम खत्म। यहाँ पर हाई क्लाउड लो क्लाउड भी देख लिया। अब एक और चीज बताते हैं। तुम कभी कभी देखोगे ना, एक सवाल के थ्रू इसको कंप्लीट करो, ठीक है। हाँ, ये वाला सवाल पॉज करो, एक बार पढ़ो। हम इसका जिनको समझ में नहीं आ रहा है उसको इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। क्या बोल रहा है ये? कह रहा है कि द एटमॉस्फेयर रिसीव्स हीट मोस्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन एंड डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, द कन्वर्जन फ्रॉम द शॉर्ट वेव सोलर टू लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल एनर्जी टेक्स प्लेस। अब ये शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव क्या है वो समझो भाई। एक चीज तो हमको पता है कि ये है तुम्हारा अर्थ, हम लोग जहां पर हैं, ठीक है। ये है सन, सूर्य से जो एनर्जी आएगा उसका एनर्जी अधिक होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली एनर्जी अधिक होगा। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा। एच क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट हो गया, लैम्डा क्या है, इसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, अगर देखोगे ना तुम इस तरह का बनते हुए, तो ये इनके बीच में कितना गैप है ना, इसी को वेवलेंथ कहते हैं। अब एक बात समझो, अगर एनर्जी अधिक है, अभी एप्टीट्यूड में भी आएगा ना ये, अगर एनर्जी अधिक है तो इसका मतलब क्या है कि लैम्डा जो है वो कम होगा, यानी कि जो वेवलेंथ होगा वो कम होगा। इसीलिए जो सूर्य से किरणें आती हैं उन्हें हम लोग शॉर्ट वेव रेडिएशन बोलते हैं। देखो अब क्या है यहाँ पर,
शॉर्ट वेव सोलर एनर्जी, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, जो बोलना है बोलो, ठीक है। अब जो यहां पर आया, धरती पर कुछ जा करके सोखा वो, अब ये धरती वापस से कुछ रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा, सन से, सूर्य से तो कम रहेगा ना एनर्जी इसका, बिल्कुल। तो अब E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा था। अगर E कम है, इसका मतलब क्या, लैम्डा अधिक है, इसका मतलब ये लॉन्ग वेव एनर्जी है, या फिर लॉन्ग वेवलेंथ है इसका, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? यहां से जो वापस जाए। अब इसके बारे में एक तुमको यहां पर एक फोटो डाले हैं, ये देखो भाई, ये जो तुमको दिख रहा है, ये जो तुमको इस दोनों के बीच का गैप दिख रहा है ना, काला पेन से दिखाना, ये जो तुमको गैप दिख रहा है ना, यही लैम्डा है जिसको तुम वेवलेंथ बोलते हो। और हम क्या कहते हैं, E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा। अब देखो, यहां पर जितना चौड़ा है तो नीचे वाला उतना बड़ा होगा, नीचे वाला उतना बड़ा होगा तो एनर्जी उतना कम होगा। तो इसका मतलब कि जो गामा रेज है, इसका एनर्जी या फिर इसका जो ऊर्जा है वो सबसे अधिक है, तभी तो कैंसर वैंसर सेल को मारने में काम आता है। और जो तुम टीवी रेडियो देखते हो, इसका सबसे कम है। अब ये हमारा यहाँ बीच में पड़ता है विजिबल लाइट, इधर 3 है, इधर 3 है, बीच में पड़ा विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट में हम लोग क्या पढ़ते थे कि देखो, हम लोग क्या बोलते, एक सुने हैं ना कि ट्रैफिक लाइट है तो ट्रैफिक लाइट में रेड होता है। क्यों रेड होता है? क्योंकि रेड जो है वो डायरेक्ट आ जाएगा, स्कैटर नहीं करेगा। स्कैटरिंग का हिंदी देख लेना भाई एक बार, कि मतलब फैलता नहीं है। अब फैलने के ऊपर का क्या कॉन्सेप्ट है कि जिसका लैम्डा सबसे अधिक रहेगा वो ज्यादा फैलेगा। नहीं जी, देखो ऐसा होता है, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। तो जिसका वेवलेंथ सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे कम फैलेगा। यहां देखो, इस वाले पार्ट में वेवलेंथ सबसे अधिक है, इस वाले पार्ट में वेवलेंथ सबसे अधिक है, यहां पर वेवलेंथ सबसे कम है। तो ये जो है रेड है, ये सबसे कम फैलता है। इसीलिए ना हम देखते हैं कि जब हम यहाँ पर एक प्रिज्म लगाते हैं तो हमको क्या दिखता है, ऐसे आके देखते हैं तो VIBGYOR कि रेड सबसे कम हुआ और वायलेट सबसे ज्यादा फैल गया। अब ये जो वायलेट है, वायलेट से भी अधिक एनर्जी जिसके पास होगा उसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट बोल देते हैं। वायलेट और अल्ट्रा का मतलब क्या हुआ, अधिक। तो वायलेट से अधिक एनर्जी जिसके पास है उसको अल्ट्रा वायलेट बोल दोगे, और रेड से कम एनर्जी जिसके पास है, इंफीरियर, कम, तो उसको हम लोग इंफ्रारेड बोल देते हैं। तो बस एक चीज याद रखना कि जब हम बात करते हैं अर्थ की, अर्थ में ऊपर से जो एनर्जी आता है सूर्य से, उसमें हमको अल्ट्रा वायलेट मिलता है, बिल्कुल मिलता है। उसमें हमको विजिबल भी मिलता है, बिल्कुल, तभी तो दिख रहा है। पर नीचे से जब वापस जाता है तो उसका एनर्जी कम रहता है, तो वो इंफ्रारेड रहता है। अब एक और बात समझो भाई, एनर्जी ना 3 तरीके से आता है। मतलब एनर्जी जो ये वाला हम लोग देख लिए कि इधर से आया, पर ये जो एनर्जी आता है ना ऊपर से, इसी को हम लोग क्या कहते थे, शॉर्ट वेव। अभी समझ गए उसको शॉर्ट वेव क्यों कहते हैं। और ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग वेव, बिल्कुल। अब हम लोगों को जो गर्मी महसूस होता है ना, वो इससे नहीं होता है कि सन वाला आया ऊपर से। अगर इससे होता तो मान लो हम जाते हैं लद्दाख, कोई गया या कोई शिमला गया, तो शिमला में उसको तो और गर्मी लगता है ना। अगर मान लो यहाँ हम बिहार में कोई खड़ा है तो इससे इतना ऊपर आ गया शिमला, तो वो तो और सूर्य के नजदीक हो गया। अगर वो सूर्य के नजदीक हो गया तो इसको तो ज्यादा गर्मी लगना चाहिए, लेकिन शिमला पहुंचने तो हमको ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि गर्मी सूर्य से हम लोगों को नहीं लगता है। सूर्य का जो मतलब ऊर्जा आता है वो पहले, वो एनर्जी पहले सरफेस पे आता है, ये सरफेस इसको रिफ्लेक्ट करता है। ये जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है उससे हम लोगों को गर्मी लगता है। तो जो धरती से जितना ऊपर उठता जाएगा उसको उतना ठंडक महसूस होता जाएगा। तभी हम देखते हैं ना कि इधर से भाप बन के निकलता है, ऊपर जा करके वो ठंडा करके क्लाउड बन जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी सरफेस से आ रहा है। तो अगर ऐसा कहता है कि जो हमारा अर्थ है वो इससे गर्माता है क्या, नहीं, इससे इनडायरेक्टली गर्माता है, पर डायरेक्टली इससे गर्माता है। अब आओ एमसीक्यू बनाएंगे ना, तो अगर कुछ कंफ्यूजन भी है तो कवर हो जाएगा, ठीक है। क्या देखा, द एटमॉस्फेयर रिसीव्स, या फिर वायुमंडल को अधिकांश ऊष्मा जो है प्रत्यक्ष रूप से सूर्य से नहीं मिलता है, बिल्कुल, क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष रूप से सरफेस को तो गर्म करता है पर एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं करता है। कहने का मतलब धरातल को तो गर्म करेगा, वायुमंडल को गर्म नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा तो हम लोग अभी जस्ट समझे हैं, तो ठीक है, दोनों सही है, पॉज करके देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स मोर सनलाइट एज कंपेयर टू द अदर।
हमको उतना नहीं पता, हमको इतना पता है कि हम इसका किस तरीके से पढ़े थे। हम पढ़े थे SEAD, सीड पोस्ट ग्रेजुएट। सबसे अधिक कौन रिफ्लेक्ट करेगा? सैंड करेगा क्या? डी से डेजर्ट है भाई। पैडी करेगा क्या? यहां पैडी है। स्नो, हाँ पहला तो स्नो था ना, तो सी आंसर हो गया। ये सब गलत हो गया, ठीक है। अगर उसमें हमको पूछ देता कि अरेंज करो ग्रेटर देन, तो वो भी हम कर देंगे। फिर है क्लियर स्काई आर कूलर देन दी क्लाउडी स्काई, या फिर निर्मल आकाश वाली रातें जो होती हैं बादल वाले रातों के हिसाब से अधिक ठंडी होती है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण भी यही है कि ये मान लो तुम्हारा अर्थ है भाई, अब यहां से एनर्जी वापस जा रहा था, बाहर निकल रहा था। अब अगर इसको रोक दोगे तो ये गर्मा देगा, और अगर इसको रोकोगे नहीं और निकलने दोगे तो ठंडा जाएगा। अब यहां पर क्लाउड है रात को, तो यहां से जो एनर्जी निकला वो इसको रोक रहा है, बादल उसको रोक दिया, पर अगर ये हट जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर क्लियर स्काई है तो वो ठंडा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस आ रहे थे वो वापस ऊपर उड़ के निकल गए, उनको कोई रोक के नहीं रखा। ठीक है, ठीक है, इसमें तो यही था। थोड़ा छोटा टॉपिक है ये, और जैसा लगे सही गलत बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, उस हिसाब से देखा जाएगा। थैंक यू।